हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं मनमोहन जोशी एक बार फिर आपके साथ हूं और नया साल आ चुका है, 2019 चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2018 में आपने ऐसा कुछ किया होगा जो आपकी मेमोरी का पार्ट है और जो आपकी अच्छी मेमोरी का पार्ट है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि 2019 में आप ज्ञान ग्रहण करने के लिए उद्यत हैं। यू आर कीन टू अटेन नॉलेज। और क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज़ पावर। ये चैनल आपको एम्पावर करने के लिए है, कानून का ज्ञान, कानून की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कानून की जानकारी का होना आपके लिए, अगर आप आम आदमी हैं तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं तो ज़रूरी है, अगर आप मजिस्ट्रेट हैं तो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप पुलिस प्रशासन के भाग हैं तो आपको ये जानकारियाँ होनी ही चाहिए। अलग अलग सेगमेंट में हम अलग अलग लेक्चर लेकर आ रहे हैं। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है सीआरपीसी का सेक्शन 144, धारा 144। ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 144 है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, प्रशासन के भाग हैं, तो भी आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं तो बार बार पूछा जाता है सेक्शन 144 क्या है, धारा 144 क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं और वो पूछते हैं कि सर सेक्शन 144 क्या है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि सेक्शन 144 काहे का, तो वो कहते हैं कि कानून का। तो मुझे लगता है कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कानून का 144 कौन से कानून का, तो ये सीआरपीसी, आप ध्यान से समझें, दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 144 धारा 144 है। तो सेक्शन 144 में कर्फ्यू के बारे में कोई बात है क्या, तो लोग जनरली ये पूछते हैं कि सर कर्फ्यू सीआरपीसी में है क्या। तो सीआरपीसी में कर्फ्यू के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। सीआरपीसी 144 प्रोहिबिटिव ऑर्डर के बारे में बात करती है। मैं रिपीट करूं, प्रोहिबिटिव ऑर्डर, इसे आप आम बोलचाल में कहेंगे निषेधाज्ञा। तो प्रशासन को मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर हैं। तो आपको ये बात और समझाऊं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दो तरह के मजिस्ट्रेट हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, कार्यपालिका के भाग होते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशरी के पार्ट होते हैं, न्यायपालिका के भाग होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 144 का पावर दिया गया है, वो किसी भी चीज को निषेध कर सकते हैं। कौन सी चीज को? ऐसी कोई चीज जो लोक शांति और व्यवस्था, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए हानिकारक हैं, या ऐसी कोई बात जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हो, विधि और व्यवस्था में परेशानी आती हो, विधि और व्यवस्था बिगड़ती हो। इन बातों के लिए प्रावधान जो है सेक्शन 144 सीआरपीसी में किए गए हैं। आज हम 144 सीआरपीसी को बहुत डिटेल में समझेंगे। प्रोविजंस क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिलेटेड केस लॉज, बहुत सारे केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गाइडलाइंस दी हैं 144 के बारे में। कुछ काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम सीधे स्लाइड्स में चलेंगे। स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए होंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इससे। आइए शुरू करते हैं 144 सीआरपीसी, धारा 144 सीआरपीसी। पहले समझते हैं कि सीआरपीसी 144 में क्या प्रोविजन है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखते हैं स्लाइड्स में। सेक्शन 144, पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर। Who can proclaim order under this section? Number 1 is district magistrate, DM. Number 2 is SDM, sub-divisional magistrate. Number 3 is any other executive magistrate specially empowered by the state government in this behalf. अभी आपने देखा स्लाइड में कि धारा 144 का प्रोक्लेम करने के लिए, उसकी उद्घोषणा करने के लिए, 144 लागू करने के लिए कौन कौन प्राधिकृत हैं। तो सबसे पहला नाम हमने पढ़ा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में एक होता है, इसे आप जिलाधीश या जिला दंडाधिकारी कहते हैं। साधारणतः कलेक्टर को डीएम के पावर दिए जाते हैं। फिर आते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एमपीपीएससी के थ्रू जो डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर पदस्थ होते हैं उनको एसडीएम के पावर दिए जाते हैं। फिर आते हैं अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोज हु आर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ,
बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करती है। तो वो कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं? तो आपको जानकारी दूं, अगर आप नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग है तो आपको ये पावर मिलते हैं अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। तो ये क्या कर सकते हैं? 144 की उद्घोषणा कर सकते हैं। मैंने बताया 144 में क्या है? प्रोहिबिटिव ऑर्डर, निषेधाज्ञा। किसी भी चीज को निषेध कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं कि लास्ट ईयर चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किया गया था इंदौर में, धारा 144 में 144। या जैसे गणेश चतुर्थी के टाइम पर पीओपी के गणेश इंदौर में प्रतिषिद्ध कर दिए गए थे, तो ये भी आते हैं 144 में। तो 144 साधारणतः प्रोक्लेम किया जाता है, उद्घोषित किया जाता है किसी चीज को निषिद्ध करने के लिए। खासकर कभी अगर दंगा या बलवा होने की संभावना है या बहुत सेंसिटिव एरिया है तो 5 लोग इकट्ठा खड़े नहीं होंगे, ग्रुप बनाकर लोग नहीं चलेंगे। इस तरह की बातें भी 144 में आती हैं। तो कर्फ्यू वर्ड हमारी सीआरपीसी में नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, कर्फ्यू फ्रेंच कोयरेफ्यू से निकल कर आया है और कोयरेफ्यू वर्ड का उपयोग किया जाता था 16वीं सदी के आसपास, जबकि रात के 8 बजे के बाद जो आग जलाए रखे हैं रोशनी के लिए उनको बंद करने के लिए, पुट आउट द फायर, तो उसके लिए कोयरेफ्यू वर्ड यूज किया जाता था। वर्तमान समय का जो कर्फ्यू है वो सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें या समूह बनाकर खड़े ना हों। क्या 144 में शूट आउट नोटिस जारी किया जा सकता है? एक प्रश्न ये भी हमारे पास आता है कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा या लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसा प्रोक्लेम हो सकता है क्या कि यहां पर लोगों का खड़ा होना मना है और जो दिख जाए उसको गोली मार दो। तो आपकी जानकारी के लिए ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकते। मैं रिपीट कर दूं, 144 में ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकते। अभी कानून का राज है, देश में रूल ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए केस में स्पष्ट मैंडेट दिया है। इस तरह के आदेश और इस तरह का प्रोक्लेमेशन 144 में नहीं हो सकता। तो 144 एक बार अगर जारी कर दिया जाए तो अधिकतम 2 महीने के लिए जारी रहता है और राज्य सरकार उसे अधिकतम 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकती है। आइए देखते हैं रिलेटेड प्रोविजंस। तो important provisions under section 144 are: number 1, subsection 3 provides that an order under this section may be directed to a particular individual or to persons residing in a particular place or area or to the public generally when frequenting or visiting a particular place or area। उपधारा 3 धारा 144 की कहती है कि इस धारा में जो आदेश दिया जाएगा वो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या लोगों के समूह को दिया जा सकता है जो किसी एक स्थानीय क्षेत्र में निवास करते हैं। Subsection 4 reads says, no order under this section shall remain in force for more than 2 months from the making thereof। कोई भी आदेश जो एक बार इस धारा में जारी किया जाएगा अधिकतम 2 माह के लिए, अंडरलाइन कर लें, फॉर 2 months, अधिकतम 2 माह के लिए ही लागू रहेगा। Provided that if the state government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health or safety, or for preventing a riot or an affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have। तो सबसेक्शन 4 में स्पष्ट ये प्रावधान है इसका, परंतु इसका प्रोवाइजो ये कह रहा है कि राज्य सरकार कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से एक है प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के शरीर को, जीवन को खतरे से बचाने के लिए, हेल्थ, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, या रॉयट एंड अफरे, दंगा और बलवा के निवारण के लिए इस आदेश को अधिकतम 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स लिखा हुआ है, 6 माह से ज्यादा ये आगे लागू नहीं रहेगा। देखें सेक्शन का स्कोप और एप्लीकेशन क्या है। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द केसेस अर्जेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ ईदर न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर। धारा 144 सीआरपीसी का संबंध अर्जेंट मामलों में ही है, जिसमें कि न्यूसेंस आता है या किसी खतरे की आशंका होती है, वहीं धारा 144 प्रोक्लेम किया जाएगा। The nuisance referred to in public nuisance and the danger apprehended is disturbance of the public tranquility or riot or affray। जो न्यूसेंस की हम बात कर रहे हैं, न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस होगा, लोक न्यूसेंस, एंड द डेंजर अप्रीहेंडेड डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रायट और अफरे। और जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो खतरा ऐसा होना चाहिए जिससे लोक शांति पर प्रभाव पड़ता हो या बलवा या दंगा होने की संभावना हो। The very urgency of the case demands the laying aside of usual formalities and preliminaries to the making of an order। ये जो धारा है, ये धारा केवल इस बारे में है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की हमारे पास समय नहीं है या उसको छोड़ करके सीधे सीधे कार्यवाही की जा सके। Cases of ordinary public nuisance shorn of their urgency have been dealt with earlier।
ऐसे कोई मामले जिनमें कि लोक बाधा, पब्लिक न्यूसेंस होने की संभावना है, तो ऐसे मामलों में जितना जल्दी हो सके त्वरित कार्यवाही की जा सके, इसीलिए सेक्शन 144 में प्रोविजंस हैं। ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन कैन बी इश्यूड एक्स पार्टे। एक्स पार्टे एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एक पक्षीय, विदाउट हियरिंग द सेकेंड पार्टी। Orders under this section can be issued ex parte, but they are always temporary in their duration. धारा ये कह रही है कि जो भी आदेश जारी किया जाएगा वो एक्स पार्टे हो सकता है, एक पक्षीय हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होगा, अस्थायी होगा, परमानेंट नहीं होता। जैसे हमने बताया पहले ही कि 2 महीने मैक्सिमम ये लागू रह सकता है। फॉर द रिमेन इन फोर्स ओनली फॉर 2 months, क्योंकि ये 2 महीने तक ही लागू रहेंगे। And only in exceptional cases और अपवादित दशाओं में ही the state government can enhance the duration up to a further period of 6 months। अधिकतम उसे 6 महीने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। तो अभी आपने सेक्शन 144 की बातें समझी, काम की बातें कि कौन कौन सी बातें हैं, कब 144 प्रोक्लेम किया जाएगा, कौन प्रोक्लेम कर सकता है और अधिकतम कितने समय के लिए ये लागू रहेगा, राज्य सरकार इसे कितने समय के लिए आगे बढ़ा सकती है, ये भी आपने समझा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जहां पर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं 144 के बारे में। आप इन जजमेंट्स को नोट डाउन कर लें, लिखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझते भी चलें। कोई अगर आपको डाउट हो इसके बारे में, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो सीधे कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए। बहुत जल्दी हम एक लाइव सेशन करेंगे जहां पर मैं आप अपने क्वेश्चन सीधे मुझसे पूछ सकते हैं और उसके आंसर मैं लाइव देना ज़्यादा पसंद करूँगा। या हम फेसबुक पर ऑनलाइन चैटिंग के लिए कोई टाइम निकालते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप बताइए, ताकि हम आराम से बात कर सकें। तो आइए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट केसेस। एक केस है हमारे पास में प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का ये मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नॉट ब्लेंड extraneous consideration with the question of peace and tranquility of the society. The law does not permit under section 144 CRPC for any political or extraneous consideration. तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब कभी कोई काम करेंगे तो ये पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को ध्यान में रखते ही आदेश जारी करेंगे 144 का। ये पॉलिटिकल एजेंडा को लागू करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। फिर इसी केस में प्रवीण भाई तोगड़िया वाले केस में जो 2004 में एक जजमेंट आया, उसमें कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट or any other executive magistrate, an executive magistrate appointed as ADM can pass order under section 144 CRPC। तो कोर्ट ने इस बात को एस्टैब्लिश किया कि अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वर्ड है इसमें ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं और वो भी 144 प्रोक्लेम कर सकते हैं। फिर एक केस हमारे पास आया है 1983 का, मौला बख्श वर्सेस राम स्वरूप शाह का मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा द पीरियड ऑफ 60 days शैल बी काउंटेड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर बट फ्रॉम द प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास्ड एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 60 दिन का समय है, 2 महीने का समय है, ये कब से स्टार्ट होगा। तो कोर्ट का ये कहना है कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से नहीं होगा, बल्कि उस दिन से होगा जब ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है इसका इनिशिएशन हुआ, इसको लागू किया गया, इसकी शुरुआत हुई। एक केस हमारे पास में द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस के मिश्रा, 1971 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा द पावर कन्फर्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट पावर एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार को शक्ति दी गई है यहाँ, ये स्वतंत्र शक्ति है, इंडिपेंडेंट पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। एक केस है 1981 का, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है 1981 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर एंड हेंस इट इज नीदर जुडिशियल नॉर क्वासी जुडिशियल। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि ये जो आदेश दिया जाएगा 144 में, ये प्रशासनिक आदेश है और ये ना तो जुडिशियल न्यायिक है ना ही क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक है। तो ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इसे याद कर लें। जो स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 144 का ऑर्डर कैसा है, तो जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, केस को भूलना मत। फिर हम चल रहे हैं एम मोकाराज वर्सेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 1991 का ये केस है।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अ मेयर स्टेटमेंट इन द ऑर्डर दैट द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स इट नेसेसरी टू टेक अर्जेंट एक्शन इज नॉट सफिशिएंट इफ द फैक्ट्स शो दैट इन रियलिटी देयर इज नो सच अर्जेंसी फॉर द प्रिवेंटिव एक्शन। तो ये केस जो हमारे पास में है एम मोकाराज वाला 1991 का, इस केस में कोर्ट ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करें 144 में, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जेंट एक्शन लेना ज़रूरी है और प्रिवेंटिव एक्शन इज़ नीडेड, निवारक की कार्यवाही करना आवश्यक है। इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो ही ये ऑर्डर लीगल होगा। अगर ये पता चलता है कि रियलिटी में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी तो ये ऑर्डर जो है ये इनवैलिड होगा, ये ऑर्डर अवैध होगा। एक केस है हमारे पास में जिला परिषद इटावा वर्सेस केसी सक्सेना 1977 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द सब्सटेंस ऑफ द केस हैज टू बी स्टेटेड फॉर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन बट एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर इशूइंग सच एन ऑर्डर। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जब कभी 144 का कोई ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया जाएगा तो उस मामले का सब्सटेंस, सार, उससे लिखा जाना ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है। कोई साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है कि अर्जेंट डेंजर है या नहीं है और इन सब के बारे में। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना होगा ऐसा ऑर्डर जारी करते समय कि उसका सब्सटेंस, सार ऐसा है कि पता चले कि अर्जेंट डेंजर है और जिसको प्रोहिबिट करने के लिए, निषेध करने के लिए आदेश का जारी किया जाना चाहिए। फिर देखें 1989 का ये केस है, मनोहर जी जोशी वर्सेस एसबी कुलकर्णी का ये मामला है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। मनोहर जी जोशी वर्सेस एसबी कुलकर्णी 1989 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एन एक्स पार्टे ऑर्डर पास्ड विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ द सिचुएशन वाज इमरजेंट एंड टाइम अवेलेबल वाज नॉट सफिशिएंट टू सर्व द नोटिस इज नॉट मेंटेनेबल। कोर्ट का ये कहना है कि अगर एक पक्षी आदेश जारी कर दिया गया है 144 में और ऐसा कोई तथ्य नहीं है आपके पास में कि आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकें कि बहुत ज़रूरी था इसे लागू करना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सफिशिएंट टाइम भी आपने नहीं दिया है ऑर्डर जारी करने के लिए, आपने मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो भी ये ऑर्डर मेंटेनेबल नहीं है, ये इनवैलिड होगा। फिर एक केस आपके सामने आप देख रहे हैं, रविंद्रनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2007 का ये मामला है। रविंद्रनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कोर्ट ने कहा, दिस सेक्शन डज नॉट कन्फर एनी पावर ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू एडजुडिकेट और डिसाइड डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर और क्वेश्चंस ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टीज ऑफ एंटाइटलमेंट्स टू राइट्स. The rights and liabilities of the landlord and tenant cannot be circumvented by cleverly drafting and executing an order under this section. सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट ये बात कह रही है कि जो अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया है उसके अंदर वो सेक्शन 144 का उपयोग करते हुए सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स को नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि सिविल नेचर का कोई मामला है तो वो मामला कहाँ जाएगा, सीधे सिविल कोर्ट के सामने जाएगा। इनका काम तो बस इतना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कि 144 का ऑर्डर पास करके पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति और व्यवस्था को बनाए रखें। फिर एक केस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, 1975 का, जयंती लाल मोहनलाल वर्सेस एरिक रेंशन 1975 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट मेड एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन विच इट वाज डिक्लेयर्ड दैट एनी पर्सन हु ब्रीचेस द कर्फ्यू ऑर्डर वुड बी शॉट एट। कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया था इस समय 1975 में कि जो भी व्यक्ति कर्फ्यू आदेश का पालन नहीं करेगा, मतलब लोगों को समूह में निकलने या इकट्ठा होने के लिए मना किया गया था और आदेश ये था कि जो भी दिखे उसे गोली मार दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। This executive instruction so far as it directs the threat of such action is void. कोर्ट ने कहा कि ये शून्य है एंड अल्ट्रा वायरस, अधिकारातीत है, तो ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकते हैं इस धारा में। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। केस है महेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट 1970 का ये मामला है, महेंद्र प्रताप बनाम स्टेट का। कोर्ट ने कहा, अ वायलेशन ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर कैन नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय मजिस्ट्रेट हु पास्ड इट। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसका संज्ञान, उसका कॉग्निजेंस वही मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता जिसने आदेश का प्रोक्लेमेशन किया है, घोषणा की है। ही हैज टू प्रेफर अ कंप्लेन अबाउट इट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 195(1)(a). उसे इसकी शिकायत करनी पड़ेगी जैसा कि धारा 195 (1) क में 195(1)(a) में दिया गया है।
फ्रेंड्स, ये जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन केसेस को ध्यान से सुना और ध्यान से समझा तो 144 में कुछ भी और नहीं रह जाता जो आपके एग्जाम में आ सकता है या कहीं पूछा जा सकता है। अगर आप हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडीजे की भी, तो ये केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इन केसेस को ध्यान से सुनिए। ये मत सोचिए कि सर केसेस ही बताए चले जा रहे हैं। बिना केसेस के 144 की वैल्यू नहीं है। केसेस को ध्यान से सुनते चलिए। 2-4 केसेस और बचे हैं, उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर समाप्ति की ओर है। तो आइए देखें इस केस में क्या था विजय कुमार वाले मामले में। तो केस आपके सामने है विजय कुमार डालमिया वर्सेस सांवरमल जलाल 1988 का। कोर्ट ने कहा, नॉर्मली हाई कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144 व्हिच हैज लैप्स्ड बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम। कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं देगा जहां पर में 144 का कोई आदेश दिया है और समय खत्म होने पर, समय की समाप्ति पर यह आदेश समाप्त हो गए हैं। The High Court cannot ordinarily interfere with the proceedings initiated under subsection 2 in exercise of its powers under Article 226 of the Constitution. कोर्ट ने कहा कि अगर 144 का कोई आदेश है तो साधारणतः उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को 226 का अधिकारों का प्रयोग करते हुए ना तो इंटरफेयर करना चाहिए और ना ही वो इंटरफेयर कर सकता है। फिर आप केस देखें। केस हमारे पास में है बंसल दास अजीत कुमार दास 1988 का मामला, और लेटेस्ट एक केस हमारे पास में है इंद्रजीत वर्सेस श्री ब्रह्मपुत्र गोपीनाथ महापात्रा 2007 का मामला है ये। इन दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज अ क्रिमिनल कोर्ट। स्पष्ट बात ये कह दी गई कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम का, डीएम का या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, इनके पास क्रिमिनल कोर्ट के पावर हैं। एंड एज सच द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी आर एमिनेबल टू द रिविजनल जुरिडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सेशन जज अंडर सेक्शन 397। कोर्ट ने कहा कि 144 का जो आदेश है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देते हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट है और धारा 397 सीआरपीसी के अंडर हाई कोर्ट और सेशन जज दोनों ही ऐसे आदेश का रिवीजन यानी पुनरीक्षण कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप जानकारी में इसे रखें। और यहाँ पर में हमारे केस लॉज खत्म होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसकी रोशनी में, इसकी लाइट में हमने ये देखा कि 144 क्या है, कैसे इसे प्रोक्लेम किया जाएगा, कब तक ये लागू रहेगा, कैसे लागू करना वैलिड है, कैसे इनवैलिड है, कब ये वॉइड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 144 पर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप कुछ और जानना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमसे, पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटूंगा इसी चैनल पर कुछ अच्छे और टॉपिक्स लेकर के आपके काम के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।